नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कभी हार ना मानने की आदत, कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और लगभग मैंने कल है ना 26 पीडीएफ डाल दी है एनटीए की सीरीज की। और ये सीरीज है ना प्यारे बच्चों, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। जीके भाई प्रदीप सर का ऑफिशियल टेलीग्राम से वो आप ले सकते हो। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो ये क्या पूछना चाहता है प्यारे बच्चों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध है ना, ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम में भी आएगा। कब लड़ा गया? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। और बक्सर का युद्ध है ना, ये भी आएगा किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और ये 1765 में इलाहाबाद की क्या हुई थी? संधि हुई थी। इसमें प्यारे बच्चों कहते हैं, एक तरफ तो मुगल बादशाह हुआ करता था, मुगल बादशाह हुआ करता था, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है नाम शाह आलम द्वितीय था। क्या था? शाह आलम द्वितीय हुआ करता था। ठीक है, और ये भी क्या था? साथ लड़ा था। और एक है ना, जैसे अवध का नवाब सुजाउदौला, सिराजुद्दौला नहीं है, ये सुजाउदौला था। ठीक है, ये भी क्या था? साथ था, सभी मिलकर लड़े थे। लेकिन फिर भी भारत बक्सर का युद्ध हार जाता है। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके बाद इनको बहुत मुगल बादशाह को भी हर्जाना देना पड़ा था। ये युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। और अगर प्लासी का युद्ध पूछे ना, तो वो कब हुआ? वो 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757 में। अगर आई वो किसके टाइम में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। और इसके टाइम में हेक्टर मुनरो के पास क्या होती थी? कमान होती थी अंग्रेजी सेना की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और अगर आए रियल में ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया? तो प्लासी के युद्ध के बाद। और किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो शासन था भारत में स्थायी हो गया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। प्यारे बच्चों, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 157 साल उन्होंने भारत को महज जानने के लिए लगा दिए थे। ये सारी चीजें आगामी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो बक्सर का युद्ध ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, जैसे आप ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ना, उसी से क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। ब्रिक्स, इसमें ऑप्शन में कनाडा था, कनाडा नहीं है। BRICS साउथ अफ्रीका हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका? साउथ अफ्रीका हो गया। सी से आपका चाइना हो गया। आर से आपका इंडिया हो गया। क्या हो गया आपका? इंडिया हो गया। आर से आपका क्या हो गया? रसिया हो गया, जिसे आप रूस बोलते हो। और बी से आपका क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताना। ऑप्शन में था कनाडा, तो कनाडा इसका सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? कनाडा इसका सदस्य नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है ना प्यारे बच्चों, किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है, ये आगामी एग्जाम में दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी की क्या होती थी? बुक होती थी। और आपसे पूछे धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने बताया था अंग्रेज भारत से धन को किस प्रकार विदेशों में ले जा रहे हैं, ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन होते थे? तो हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले भी पहले भारतीय कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले क्या होते थे? पहले भारतीय होते थे। कौन बैठे थे हाउस ऑफ कॉमन में? दादा भाई
नौरोजी बैठे थे। और ये भी आ सकता है सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम किसने निकाली थी, तो दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। और ये पारसी कम्युनिटी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय अंग्रेजों की संसद में। और ये वो टाइम था जहां पर रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होगा, आपने एक मर्द मूवी देखी होगी, उसमें लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। और उस टाइम है ये हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। और ये ना आप सीईटी का बैच है ना, महज लाइव की बात करूँ, इसमें 3 से 4 क्लास लाइव है 599 का, रिकॉर्डेड बैच 399 रुपए का ले सकते हो। और 22 टीचरों की टीम है, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर है। और टेस्ट सीरीज महज 99 रुपए में। नंबर रहेगा 74 978 40047 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत खालिस्तान के बाद घोषित किया गया। ये प्यारे बच्चों दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा अंग्रेज और सिख युद्ध के बाद है ना, पंजाब को क्या किया गया, भारत का नया ब्रिटिश प्रांत का नया घोषित किया गया। और कहते हैं प्यारे बच्चों, एक राजा होते थे महाराजा दलीप सिंह। जब अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया ना, तो कहते हैं महाराजा दलीप सिंह ने ना, एक रानी होती थी, इसका नाम था महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को कौन सा हीरा गिफ्ट किया था, कोहिनूर का हीरा गिफ्ट किया। और उसके बाद कोहिनूर का हीरा कहाँ पर नहीं आया है, कभी भारत में नहीं आया है। तो प्यारे बच्चों, विक्टोरिया से याद आया, आपसे पूछा जाएगा नील नदी कहाँ से निकलती है, तो ये विक्टोरिया पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। नील याद ना रहे, नील को हम किस में रखेंगे, कटोरी में रखेंगे। किस में रखेंगे, कटोरी में रखेंगे। ठीक है, डेन्यूब नदी है ना प्यारे बच्चों, कहाँ से निकलेगी, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलेगी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से कौन सी नदी निकलेगी, डेन्यूब। ये डेन्यूब को आप पढ़ोगे यूट्यूब, और यूट्यूब पर जब रेंज नहीं होती तो सारा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे भी प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। जैसे मैं भारत की 10-12 नदियां बता देता हूँ 2 मिनट में, साथ साथ नोट कर लेना। गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगी, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलेगी, जो गंडक नदी है तो वो नेपाल से निकलेगी, घाघरा नदी है, घग्गर नहीं घाघरा, वो भी नेपाल से निकलेगी। गोदावरी नदी त्रिमकेश्वर नासिक से निकलेगी। जो अमरकंटक से ना आप पढ़ोगे, सोन नदी अमरकंटक से निकलेगी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलेगी। और आपसे पूछे ना, कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलेगी। लूनी नदी जो आपके राजस्थान की है, वो नाग की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलेगी। रावी नदी और व्यास नदी ये कहाँ से निकलेगी, तो रावी नदी और व्यास नदी ये रोहतांग दरे से निकलेगी। किस दरे से निकलेगी, रोहतांग दरे से निकलेगी। नदियां का ये टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, उनके उद्गम स्थल से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। एक नदियों के पुराने नाम, जैसे गोमती नदी को ऋग्वेद में गोमल कहा जाता था, सतलुज को सतुद्री कहा जाता था, गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था, और व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता था। ये एग्जाम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य बात रहेगी। तो इसका आंसर रहेगा दूसरा अंगल, जो सिख युद्ध हुआ था। वर्ष 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा किसने की, वर्ष 1929 की बात है प्यारे बच्चों, ये इरविन ने की थी। किसने की थी ये घोषणा, अब लोड मत लगाना, इरविन ने की थी। किसने की थी, इरविन ने की थी भारत को डोमिनियल स्टेट कर घोषित करने की घोषणा। और 1929 में ही ना पूर्ण स्वराज्य का क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को एक लाहौर अधिवेशन हुआ। और ये आपसे पूछेगा लाहौर किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। रोम पूछे तो वो टाइबर नदी के किनारे होगा। पेरिस पूछे तो सीन नदी के किनारे होगा। लाहौर रावी नदी के किनारे होगा। लंदन
टेम्स नदी के किनारे होगा। जो आपका पूछेगा ना डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी से ना क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। इरविन। बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार का पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कई एग्जामों में आया था। विजय विभोर जी की रचना थी। बाल उड़ान किसकी रचना थी? बाल उड़ान ये विजय विभोर जी की रचना थी। विजय विभोर जी की रचना थी। बाल उड़ान किसकी रचना थी? विजय विभोर जी की रचना का नाम क्या होता था? बाल उड़ान होता था। ठीक है, बालक होता है ना वो प्यारे बच्चों, उनमें ना बालक में भगवान बसता है और जिसके साथ भगवान हो उसकी विजय होती है। तो बाल उड़ान विजय की रचना थी, विजय विभोर जी की। हीरे के लेखक निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताब रहेगी? हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आया था। पीपी सिंगल। हरियाणा के हीरे, हरियाणा के हीरे, हरियाणा के हीरे ये किसकी रचना थी? पी सिंगल जी की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी? हरियाणा के हीरे पी सिंगल जी की क्या रहेगी? रचना रहेगी। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन रट लेना, आपसे पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापिस लौटा दिए थे? रोलेट एक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट है ना, ये कब आया था? 1919 में आया था। और प्रॉपर पूछे तो मार्च 1900 आया था। इसमें ना वकील, ना अपील और ना दलील देने का क्या था? अधिकार था। ठीक है, तो इसमें ना कई नाम आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप पढ़ोगे ना, इसमें रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी पदक व सम्मान अंग्रेजों को वापस लौटा दिए। इसमें ना अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से जाओगे। जैसे महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापिस लौटा दी थी। राय बहादुर, लाला मुरलीधर है ना, उन्होंने भी अपनी कहते हैं राय बहादुर की उपाधि वापिस लौटा दी। ऑप्शन के हिसाब से आप आराम से जज कर सकते हो। रोलेट एक्ट को ना महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हिमालयी ब्लेंडर कहा था, कि ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय में क्या आ गया है? कोई तूफान आ गया है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1928 में भारत में साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकील नियुक्त किए गए, जिसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकील नियुक्त किए गए। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, दूसरा आप बताना। और प्यारे बच्चों साइमन कमीशन की ना नियुक्ति कब हुई? ये पेपर में आएगा। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। नियुक्ति 1927 में की गई थी। और इसमें ना कहते हैं प्यारे बच्चों कितने सदस्य होते थे? 7 सदस्य होते थे। सातों के सातों क्या होते थे? अंग्रेज होते थे। तो इस कमीशन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इस कमीशन को हम अन्य नाम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से इसको जानते हैं। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? ये बने थे प्यारे बच्चों करनाल एक्सप्रेस बोल दो या नवदीप सैनी बने थे। कौन? नवदीप सैनी का संबंध कहां से रहेगा? करनाल से रहेगा। कहां से रहेगा? उन्होंने भारत का 229वां क्या एक दिवसीय खिलाड़ी बना था? नवदीप सैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये दीपा मलिक। आपने शॉर्ट पुट गेम सुना होगा। दीपा मलिक ने क्या जीता था? अवार्ड जीता था। किसने जीता था? दीपा मलिक ने। इन्हें बाद में चुनाव आयोग में भी भेजा गया था। कौन सी प्लेयर रहेगी? दीपा मलिक, सोनीपत से। इन्होंने क्या जीता था? पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। जिसे इस बार सुमिन अंतिल का नाम सुना होगा। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताओ। तो ये साइना नेहवाल रहेगी। साइना
ये अगरवा हिसार से आप पढ़ते हो। साइना नेहवाल कौन सी प्लेयर रहेगी? साइना नेहवाल प्लेयर रहेगी। तो वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में इन्होंने क्या लिया था? पहला स्थान लिया था। और ये पुलिना गोपीचंद एकेडमी की स्टूडेंट थी, ठीक है, हैदराबाद की। महिलाओं के लिए हरियाणा का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी कहाँ खोला गया? तो करनाल में खोला गया, जो सीएम सिटी रहेगी, जिसे हरियाणा का क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे रहेगा? सीन नदी के किनारे रहेगा। ये सखी सेंटर यहाँ पर खोला गया था। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार, जिसे आप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। ये लागू प्यारे बच्चों 15 जून 2005 को क्या किया गया था? RTI लागू किया गया। अरविंद केजरीवाल की RTI क्या रहेगा? देन रहेगा। RTI किसकी देन थी? अरविंद केजरीवाल जी की देन थी। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में कौन सा 19 पोर्टल भूमि सौदे के लिए? ये प्यारे बच्चों ई भूमि था। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में कौन सा 19 पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था? ई भूमि पोर्टल जारी किया गया था। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल पूछा गया था। ये ऑप्शन के हिसाब से आप है वैसे ही कर दोगे प्यारे बच्चों। जैसे रवि खरीफ फसल है ना, मुख्य HSSC ने उस टाइम ऑप्शन के हिसाब से क्या माना था? चावल को मुख्य खरीफ फसल माना था, ठीक है। वैसे कपास भी आए ना, ये भी मुख्य खरीफ फसल रहेगी, और चावल भी, दोनों मुख्य क्या रहेगी? खरीफ फसल रहेगी। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं हरियाणा में ना, चाहे प्यारे बच्चों हरियाणा में गेहूं की बात करूं या चाहे हरियाणा में मैं कपास की बात करूं, ये दोनों कहां पर ज्यादा होती है? सिरसा में ज्यादा होती है। चाहे गेहूं की बात करूं चाहे मैं कपास की बात करूं, तो गेहूं और कपास दोनों हरियाणा में कहां पर ज्यादा होती है? सिरसा में ज्यादा होती है। हरियाणा का राज्य पशु, जैसे काला मिर्ग आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? काला मिर्ग। रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। तो ये HSSC ने बोला था, रबी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। और प्यारे बच्चों, ये मतलब आप मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। पहले ना, जैसे रबी में गेहूं होती है, उसको 13 अप्रैल बैसाखी के बाद काटा जाता था। रबी फसल को ना आषाढ़ी फसल के नाम से भी जाना जाता है। रबी की फसल में गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना, मटर, सरसों, ये सारी की सारी रबी की फसल रहेगी। प्यारे बच्चों, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन याद आज भी नहीं है। अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? अंबाला आमों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। इसे आमों वाला बोला जाता था। और अंबाला है ना, और किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है। अंबाला कहते हैं यहाँ पर माता अंबा देवी का मंदिर है। माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर रहेगा? अंबाला। और कहते हैं अंबाला को, इतिहासकार कहते हैं अंबा राजपूत जी ने इसको बसाने का क्या किया था? काम किया था। आगे आता है हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है। तो हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद दूसरा स्थान रखता है। हरियाणा पशुपालन में, और प्रति हेक्टेयर गेहूं है ना, वो आपसे पूछे कहाँ पर ज्यादा होती है, तो प्रति हेक्टेयर गेहूं है ना पंजाब में ज्यादा होती है। वैसे गेहूं कहाँ पर ज्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है। लेकिन हरियाणा है, सॉरी बच्चों, हरियाणा को भारत की किसकी टोकरी कहा जाता है? हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेगा। हरियाणा को भारत की किसकी टोकरी कहा जाएगा? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी या प्रथम स्थान है। तो प्यारे बच्चों, मशरूम के उत्पादन में ना
हरियाणा का भारत में क्या रहेगा, प्रथम स्थान रहेगा। प्यारे बच्चों, मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। मशरूम हरियाणा में क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन है आपसे बनेगा, मशरूम कहाँ पर ज्यादा होता है, हरियाणा में। और जैसे प्यारे बच्चों मशरूम आपको पता ना होना, जैसे मतलब बचपन में जो कूड़ा करकट वाली जगह थी ना जहाँ पर बारिश आती थी, तो वहां पर एक है ना वाइट वाइट सी संरचना उभर आती थी और मम्मी कहती थी, बच्चे हम पूछते थे मम्मी क्या है, बोला ये सांप छतरी है। ठीक है, हम भी बड़े अजीब थे, मम्मी छोटे वाली क्या है, तो मम्मी भी बड़ी अजीब थी। छोटे वाली कहता है छोटे सांप के बच्चे की है और बड़े वाली बड़े सांप की है, तो उसको खा मत जाना, वो मशरूम नहीं होती। तो मतलब आजकल तो प्यारे बच्चों वो संरचना दिखाई नहीं देती है, तो उसी प्रकार की क्या होती है, खुम्बी होती है। बचपन बड़ा अजीब होता था। और एक बात सोचकर प्यारे बच्चों मेरे को आज भी बड़ा दुख होता है कि बचपन में ना जब हम अपने मम्मी पापा से ना मतलब एक क्वेश्चन को 10-10 बार पूछा करते थे, ठीक है, लेकिन वो बड़े प्यार से हमें जवाब दिया करते थे। और आज है ना वो पापा एक क्वेश्चन या मम्मी को क्वेश्चन को 2 बार पूछ लेना, हम कहेंगे एक बार में समझ नहीं आता क्या आपको। और हमारे जब बच्चे होते हैं ना वो वही सेम क्वेश्चन 10 बार पूछेंगे ना, हम उन्हें बड़े प्यार से बताएंगे बेटा ऐसे होता है ऐसा होता है। लेकिन बड़े होने के बाद पता नहीं हमें मतलब बाहर तो हम क्या होते हैं पानी की छबील लगाने चले जाएंगे और घर पे पापा पानी मांग ले तो हमें गुस्सा आता है। तो ये हमारे संस्कार है ना प्यारे बच्चे, वो टाइम के साथ है बदल रही है। जो रिश्ते आपके पास आज है ना उनकी कदर करना सीख लो, लेकिन बाद में जो रिश्ते आपको छोड़कर चले जाएंगे ना फिर आपको क्या आएगा, रोना आएगा। टाइम रहते हैं ना रिश्तों की कदर करना सीख लो, बाद में एक दिन। अभी भी दादा दादी जब पानी मांगते थे हो सकता है गुस्सा आता हो, लेकिन आज हम सोचते हैं काश वो पानी मांगे, लेकिन वो है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों जो रिश्ते आज आपके पास है ना, कई बार क्या होता है कि कोई रिश्ता हमारे पास होता है तो उसकी हमें कदर है नहीं होती, लेकिन वो रिश्ता हमें छोड़कर चला जाता है ना फिर उसका रोना आता है। चीज उसी की वैल्यू, जब वो चीज हमारे पास में होगी तो आपको वैल्यू पता नहीं होगी, और वो चली जाएगी ना फिर आपको रोना आएगा। थोड़ी सी इस बात पर ध्यान रखना। ये प्यारे बच्चों बहुत बड़े लेवल की बात है, अगर आप सोचोगे तो इसको तो। अपने मम्मी पापा की टाइम रहते कदर करो। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है, गेहूं। गेहूं प्रथम स्थान रखेगी। गेहूं रबी की फसल है, अक्टूबर के अंत में बोई जाती है जैसे आपने पढ़ा था। और ना गेहूं है ना हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है, इसलिए हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा में धीणू गाय किसे कहा जाता है, अच्छा दूध देने वाली गाय को हरियाणा में धीणू गाय कहा जाता है। ये भी आ सकता है, हरियाणा में धीणू गाय किसको कहा जाता है, अच्छा दूध देने वाली गाय को धीणू गाय कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने वीर्य बैंक के केंद्र स्थापित किए गए, नारनौल में भी वीर्य बैंक है। टोटल ये प्यारे बच्चों 20 रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी 8 वीर्य बैंक केंद्र है। टोटल कितने वीर्य बैंक केंद्र रहेंगे, 8 रहेंगे। टोटल पूछे तो कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, टोटल वीर्य बैंक केंद्र कितने रहेंगे, स्पम के सेंटर 8 रहेंगे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस समय में कितने, ये टोटल हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने वीर्य बैंक है, 8 रहेंगे। और धीणू गाय किसको कहा जाता है, अच्छा दूध देने वाली गाय को क्या कहा जाएगा, धीणू गाय कहा जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वही है, देर से बनो लेकिन जरूर बनो, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। धन्यवाद दोस्तों, कल आपसे दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए जो आपका दिल में आए वो करो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।